हाय एवरीवन। आज हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं अपना डीपीएसपीज़ का। तो इसका फर्स्ट पार्ट में हमने जहाँ तक न्यू डीपीएसपीज़ ऐड हुए हैं वहाँ तक रीड किया था। आज हम चैप्टर फिनिश करेंगे, वहाँ से कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सैंक्शन बिहाइंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सो बेसिकली कुछ आपके सैंक्शंस हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बिहाइंड, वो हमें यहाँ पे रीड करने हैं। ठीक है। सर BN राव जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे टू दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इन्होंने रिकमेंड किया दैट द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल शुड बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। के जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं उसको दो में आप डिवाइड करो, राइट्स को, जस्टिशिएबल और नॉन जस्टिशिएबल, जो कि एक्सेप्ट कर लिए गए थे ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा। कॉन्सिक्वेंटली जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि जस्टिशिएबल हैं नेचर में, वो इनकॉर्पोरेट करे गए हैं पार्ट 3 में, एंड जो डीपीएसपी जो कि नॉन जस्टिशिएबल है नेचर में, वो इनकॉर्पोरेट किए गए हैं पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। जो स्पेसिफिक डिफरेंसेस हैं वो हम टेबल 9.1 में रीड करेंगे। देन दो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिशिएबल हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 37 में ये बहुत क्लियरली कहता है कि जो प्रिंसिपल्स है फंडामेंटल है इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, एंड ये ड्यूटी होगी स्टेट की टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। दस दे इम्पोज अ मॉरल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट अथॉरिटीज़ फॉर दर एप्लीकेशन, बट जो रियल फोर्स है उनके पीछे वो पॉलिटिकल है, दैट इज़ पब्लिक ओपिनियन। एज ऑब्जर्व्ड बाय अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कोई भी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी पीपल को कैन अफोर्ड लाइट हार्टेडली टू इग्नोर द प्रोविजंस इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसने बोला जो भी मिनिस्ट्री, ठीक है, बेसिकली लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, तो नो मिनिस्ट्री जो रिस्पॉन्सिबल है लोगों के लिए, ठीक है, वो अफोर्ड नहीं कर सकती बहुत लाइट हार्टेडली कि वो इन प्रोविजंस को पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन में इग्नोर करे, ठीक है, मतलब डीपीएसपी इग्नोरेबल नहीं है। देन सिमिलरली बी आर अम्बेडकर ने बोला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दैट अ गवर्नमेंट विच रेस्ट ऑन पॉपुलर वोट कैन हार्डली इग्नोर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, जो गवर्नमेंट वोटिंग पावर पे डिपेंडेंट है वो डीपीएसपीज को बहुत हार्डली इग्नोर करेगी वाइल शेपिंग इट्स पॉलिसी। इफ एनी गवर्नमेंट इग्नोर्स देम इट विल सर्टनली हैव टू आंसर फॉर दैट बिफोर द इलेक्टोरेट एट द इलेक्शन टाइम। कि अगर वो इग्नोर करेंगे तो इलेक्टोरेट के सामने इलेक्शन टाइम पर उनको ही आंसर करना होगा। Framers of the Constitution made the directive principles non-justiciable and legally enforceable because, तो framers ने क्यों DPSPs को non-justiciable और legally non-enforceable बनाया था? पहली चीज़, country did not possess sufficient financial resources to implement them। ठीक है, इतना financial resource नहीं था कि उनको implement किया जाए। Second, the presence of vast diversity and backwardness in the country would stand in the way of the implementation। कि जो प्रेजेंस है वास्ट डाइवर्सिटी की और बैकवर्डनेस की कंट्री में, कि वो इनके इम्प्लीमेंटेशन के रास्ते में आ जाएगी। थर्ड, न्यूली बॉर्न इंडिपेंडेंट जो इंडियन स्टेट था विद इट्स मैनी प्री ऑक्यूपेशंस माइट बी क्रश्ड अंडर द बर्डन अनलेस इट वॉज फ्री टू डिसाइड द ऑर्डर, टाइम एंड प्लेस एंड मोड ऑफ फुलफिलिंग देम। ठीक है, तो जो न्यूली बॉर्न हमारा इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट है उसके बहुत प्री ऑक्यूपेशंस थे, तो ये सब क्या है, क्रश हो जाएगा इस बर्डन में कि हम डिसाइड कर सकें ऑर्डर, टाइम और प्लेस और मोड उनको फुलफिल करने का। अब यहाँ पे कुछ डिस्टिंक्शन दिए गए हैं आपके फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। दीज आर नेगेटिव। ठीक है, आपके फंडामेंटल राइट नेगेटिव है क्योंकि ये प्रोहिबिट करते हैं स्टेट को फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको रोका जाता है होने से। डीपीएसपी, दीज आर पॉजिटिव एज दे रिक्वायर द स्टेट टू डू सर्टेन थिंग्स। ठीक है, ये पॉजिटिव होते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि स्टेट कुछ चीज़ें करें। देन फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल होते हैं, दैट इज दे आर लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स इन केस ऑफ द वायलेशन। अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो कोर्ट जाया जा सकता है। डीपीएसपी नॉन जस्टिशिएबल है क्योंकि ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट के द्वारा इनके वायलेशंस के लिए। देन दे एम एट स्टैब्लिशिंग पोलिटिकल डेमोक्रेसी इन दी कंट्री। ठीक है, ध्यान रखना कि एफआर जो होता है ना वो पोलिटिकल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करता है कंट्री में। डीपीएसपी जो होता है सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करता है कंट्री में। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रीलिम्स। दे हैव लीगल सैंक्शंस। ठीक है, डीपीएसपी के मॉरल और पॉलिटिकल सैंक्शंस होते हैं। एफआर प्रमोट करता है वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल को और ये पर्सनल और इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं। डीपीएसपी प्रमोट करते हैं वेलफेयर कम्युनिटी का, इसलिए ये सोसाइटेरियन और सोशलिस्टिक होते हैं। देन
दे डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। आपको कोई लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है आपके एफआर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड होते हैं। डीपीएसपी रिक्वायर करता है लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, दे आर नॉट ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड, ठीक है। आप ऑटोमेटिकली इन्फोर्समेंट नहीं करा सकते हो, इसके लिए आपको लॉ मेकिंग की ज़रूरत है। Then courts are bound to declare a law violative of any of the fundamental right as unconstitutional and invalid। तो जो courts होते हैं वो बाउंड होते हैं कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं किसी लॉ को वायलेटिव ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, ठीक है, एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड, कि अगर कोई एफआर जो है, ठीक है, वो किसी लॉ के द्वारा वायलेट किया गया है तो वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड घोषित किया जाएगा। कोर्ट्स कैन नॉट डिक्लेयर अ लॉ वायलेटिव ऑफ एनी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड, ठीक है। अगर कोई डीपीएसपी है वो किसी लॉ के द्वारा वायलेट हो रहा है तो ये लॉ इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं किया जाएगा। देन हाउएवर they can uphold the validity of a law on the ground that it was enacted to give effect to a directive। तो ये लॉ अगर किसी डायरेक्टिव को इफेक्ट दे रहा है तो ऐसा किया जा सकता है। देन जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे देयरफॉर टेकिंग अ प्रैग्मेटिक व्यू, इन्होंने रिफ्रेन किया फ्रॉम गिविंग टीथ टू दीज प्रिंसिपल्स, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने ये प्रैक्टिकल व्यू लिया, रिफ्रेन किया कि वो इस प्रिंसिपल को टीथ नहीं देंगे, मतलब पावर नहीं देंगे। दे बिलीव्ड मोर इन एन अवेकेंड पब्लिक ओपिनियन रादर देन इन कोर्ट प्रोसीजर्स एज द अल्टीमेट सैंक्शन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ दीज प्रिंसिपल्स। तो बेसिकली क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का प्रैक्टिकल व्यू था, ठीक है, कि हम इसको टीथ तो नहीं दे रहे हैं, पावर तो नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो उनका पब्लिक ओपिनियन ज़्यादा अवेकेंड हो इस चीज़ में बिलीव था कि ना कि हम कोर्ट प्रोसीजर्स में जाना चाहेंगे, कि अल्टीमेट सैंक्शन जो है यहाँ पे फुलफिलमेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल्स के लिए वो अवेकनिंग से होगा आपकी। देन क्रिटिसिज्म भी है इसके कुछ, दिस इज़ मोर और लेस इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस, प्रीलिम्स के लिए पॉइंट से इम्पॉर्टेंट नहीं है। डीपीएसपी जो है वो क्रिटिसाइज किए गए हैं बाय सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स एज वेल एज अदर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इन द फॉलोइंग ग्राउंड। पहला, इसका कोई लीगल फोर्स नहीं, डीपीएसपी को क्रिटिसाइज किया गया है मेनली बिकॉज ऑफ नॉन जस्टिशिएबल कैरेक्टर। जो केटी शाह थे उन्होंने डब्ड किया them as pious superfluities and compared them with the check on a bank payable only when the resources of the bank permit। नसरुद्दीन contended कि जो principles हैं are no better than the New Year's resolutions जो कि broken होते हैं on 2nd of January। even as टी कृष्णाचारी described the directives कि ये एक veritable dustbin है sentiments का। केसी वेरा ने इसको बोला manifesto of aims and aspirations and opined that they serve as more as mere moral homily and Sir Ivor Jennings thought they are only as pious aspirations, ठीक है। तो बेसिकली ये जब आप मेंस का आंसर लिखोगे तो इनमें से किसी की भी एक लाइन उठा करके आप यूज़ कर सकते हो क्रिटिसिज्म को रिफ्लेक्ट करने के लिए। अब इलॉजिकली अरेंज भी बोला गया, तो क्रिटिक्स ओपाइन करते हैं कि डायरेक्टिव्स जो है अरेंज नहीं किए गए हैं एक लॉजिकल मैनर में बेस्ड ऑन अ कंसिस्टेंट फिलॉसफी। अकॉर्डिंग टू एन श्रीनिवासन जो डायरेक्टिव्स हैं ना तो प्रॉपरली क्लासिफाई किए गए हैं ना लॉजिकली अरेंज किए गए हैं। डिक्लेरेशंस जो हैं मिक्सअप करते हैं रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को विद द मोस्ट वाइटल इकोनॉमिक एंड सोशल क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या श्रीनिवासन ने बोला था कि डायरेक्टिव्स प्रॉपरली ना तो क्लासिफाई है ना अरेंज्ड है, ठीक है। तो डिक्लेरेशंस बहुत मिक्सड अप हैं, ठीक है, रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के साथ में विद द मोस्ट वाइटल इकोनॉमिक और सोशल क्वेश्चंस के साथ में। It combines rather incongruously the modern with the old and provisions suggested by the reason and science with provisions जो based है poorly sentiment पे and prejudice पे। Sir Ivor Jennings too pointed out that these principles have no consistent philosophy, ठीक है। सो किसी की भी एक लाइन पिक करके आप आंसर में लिख देना, सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। कंजर्वेटिव, आप कंजर्वेटिव क्यों है? सर आइवर जेनिंग्स के हिसाब से डायरेक्टिव्स बेस्ड हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी पे जो कि 19th सेंचुरी की थी इंग्लैंड की। ही रिमार्क्ड घोस्ट ऑफ सिडनी वेब एंड बेट्रिस वेब, ठीक है, स्टॉक थ्रू द पेजेस ऑफ द टेक्स्ट। पार्ट 4 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सप्रेस करता है फेबियन सोशलिज्म को विदाउट द सोशलिज्म। ये ओपाइंड के जो डायरेक्टिव्स हैं वो डीम्ड है टू बी सूटेबल इन इंडिया इन द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी। जो क्वेश्चन है वेदर दे आर सूटेबल फॉर द 21st सेंचुरी, ये आंसर नहीं होता है, बट इट्स क्वाइट प्रॉबेबल दैट दे विल बी एंटायरली आउटमॉडेड। देन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ
के सांथाराम पॉइंट आउट करते हैं कि जो डायरेक्टिव्स हैं वो लीड करते हैं टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। ठीक है, तो उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि डायरेक्टिव्स की वजह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में। इनके हिसाब से सेंटर कैन गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट्स विद रिगार्ड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल्स। ठीक है, सेंटर स्टेट को कह सकता है इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, एंड इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस कैन डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट। सिमिलरली जब प्राइम मिनिस्टर को एक बिल मिलता है, ठीक है, गेट्स अ बिल विच वायलेट्स द DPSP passed by the parliament, the president may reject the bill on the ground कि ये जो principles है fundamental to the governments of the country and hence जो मिनिस्ट्री है उसका कोई राइट नहीं है उनको इग्नोर करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे आ रही है कि अगर प्राइम मिनिस्टर को कोई बिल मिला जो DPSP को वायलेट करा लेकिन पार्लियामेंट उसको पास कर चुकी है, प्रेसिडेंट बिल को रिजेक्ट कर सकता है इस ग्राउंड पे कि ये प्रिंसिपल्स फंडामेंटल हैं गवर्नेंस के लिए, तो मिनिस्ट्री के पास कोई राइट नहीं होगा उसको इग्नोर करने के लिए। ठीक है, मिनिस्ट्री हैज़ नो राइट टू इग्नोर देम। देन द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट में आकर बिटवीन गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर एट द स्टेट लेवल। फिर आते हैं हम यूटिलिटी पे। ठीक है, यूटिलिटी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों हमारे DPSPs जो हैं हमारे लिए यूटिलिटी सर्व करते हैं। पहली चीज़, इन स्पाइट ऑफ द अबव क्रिटिसिज्म एंड शॉर्ट कमिंग्स, जो DPSPs हैं वो आर नॉट एन अननेसेसरी अपेंडेज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ज़बरदस्ती लगाई हुई कोई चीज़ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में। कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डिक्लेयर्स कि ये फंडामेंटल है टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू LM सिंघवी, एक एमिनेंट जूरिस्ट और डिप्लोमैट हैं ये। द डायरेक्टिव्स आर द लाइफ गिविंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जो डायरेक्टिव्स होते हैं ये लाइफ गिविंग प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के, दे कॉन्स्टिट्यूट द स्टफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, डायरेक्टिव्स क्या है, लाइफ गिविंग है, ये स्टफ कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उसका, ये फिलॉसफी है सोशल जस्टिस की। MC चावला ने बोला, जो कि फॉर्मर CGI थे, इज ऑफ द ओपिनियन कि दैट इफ ऑल दीज प्रिंसिपल्स आर फुली कैरिड आउट, हमारी कंट्री जो है एक हेवन होगा अर्थ पे। India would then be not only democracy in the political sense but also a welfare state जो look after करेगा welfare of its citizens को। Then Dr. B.R. Ambedkar ने point out किया था that directives have great value because they lay down that the goal of Indian polity is economic democracy। ठीक है, इन्होंने बोला कि इंडियन पॉलिटी जो है उसका जो गोल है वो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ग्रैनविल ऑस्टिन एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, वो ओपाइन करते हैं कि DPSP एम करे गए हैं फर्दर करने के लिए गोल ऑफ सोशल रिवोल्यूशन को। सर BN राव जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उन्होंने स्टेट किया कि जो DPSP है वो इंटेंड करा गया है एज मॉरल प्रिसेप्ट फॉर द अथॉरिटीज़ ऑफ द स्टेट। ठीक है, एक मॉरल प्रिसेप्ट है अथॉरिटीज़ के लिए स्टेट की, दे हैव एटलीस्ट एन एडुकेटिव वैल्यू। ठीक है, इसका एटलीस्ट एक एडुकेटिव वैल्यू होता है। अकॉर्डिंग टू MC सेतलवाद जो कि फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हैं इंडिया के, द DPSPs ऑल्दो कॉन्फर नो लीगल राइट्स, क्रिएट नो लीगल रेमेडीज, आर सिग्निफिकेंट एंड यूजफुल इन द फॉलोइंग वेज। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि देखो MC सेटलवार्ड के हिसाब से जो फॉर्मर AGI हैं जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, ऑल्दो कॉन्फर्स नो लीगल राइट्स एंड क्रिएट करते हैं कोई लीगल रेमेडी इनकी नहीं है, ये सिग्निफिकेंट है, यूजफुल है। ठीक है, अब देखते हैं क्या इसमें बताया गया है। दे आर लाइक एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या जनरल रिकमेंडेशंस जो एड्रेस करे गए हैं टू ऑल अथॉरिटीज़ इन द इंडियन यूनियन। ठीक है, कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह हैं, जनरल रिकमेंडेशंस की तरह हैं, एड्रेस किए गए हैं सारी अथॉरिटीज़ को इन द इंडियन यूनियन। दे रिमाइंड देम ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द न्यू सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर विद द कॉन्स्टिट्यूशन विच द कॉन्स्टिट्यूशन एम्स एट बिल्डिंग। ठीक है, तो बेसिकली ये हमें हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स याद दिलाते हैं न्यू सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर के जो कॉन्स्टिट्यूशन एम करता था बनाने के लिए। दे हैव सर्व्ड एज यूजफुल बेकॉन लाइट टू द कोर्ट, they have helped the courts in exercising their power of judicial review, that is power to determine the constitutional validity of a law। तो basically इससे क्या है, अगर constitutional validity एक law की determine करनी है तो हम वो कर सकते हैं। then ये form करते हैं dominating background to all social to all state action, legislative और executive and also a guide to the courts in some respects। basically क्या है यहाँ पे, ये dominating background बनाएगा स्टेट एक्शन के लिए, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के लिए, और गाइड होगा टू द कोर्ट्स इन सम रिस्पेक्ट। दे एम्पलीफाई द प्रियम्बल
which solemnly resolves to secure all its citizens of India justice, liberty, equality and fraternity। ठीक है, तो हमारा प्रियम्बल जो उसको एम्पलीफाई करता है, जिसमें बताया गया है कि सिटीजन्स की जो हमारी जस्टिस है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इसको सिक्योर किया जाएगा। फिर DPSP के कुछ फॉलोइंग रूल्स भी हैं। पहली बात, ये फैसिलिटेट करते हैं स्टेबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी को डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज़ में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल स्फेयर्स में, इन स्पाइट ऑफ द चेंजेस of the party in power. They are supplementary to the fundamental rights of the citizen. ये intended होते हैं to fill in the vacuum part 3 में by providing for social economic rights। ठीक है, supplementary है fundamental rights के लिए, intended है कि fill in करेंगे vacuum part 3 में, provide करेंगे social economic rights को। then इनका इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट करता है फेवरेबल एटमॉस्फेयर फॉर द फुल एंड प्रॉपर एन्जॉयमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय द सिटीजन्स। तो ये इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो फेवरेबल एटमॉस्फेयर बनाएगा फुल और प्रॉपर एन्जॉयमेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स के। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विदाउट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये इनेबल करते हैं ऑपोजिशन को टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट। द ऑपोजिशन कैन ब्लेम द रूलिंग पार्टी ऑन द ग्राउंड कि इसके जो एक्टिविटीज़ हैं अपोज होते हैं टू द डायरेक्टिव्स। ये सर्व करते हैं एज अ क्रूशल टेस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। द पीपल कैन एग्जामिन द पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट इन द लाइट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन। ठीक है, तो एक टेस्ट है कि गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, तो लोग एग्जामिन कर सकते हैं पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को इन कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशंस के लाइट में। Then they serve as a common political manifesto. A ruling party, irrespective of its political ideology, has to recognize the fact that these principles are intended to be its guide, philosopher and friend in the legislative and executive acts. ठीक है, तो ये क्या है, कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है, और चाहे उनकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो पॉलिटिकल पार्टी की, उनको रिकग्नाइज करना पड़ेगा इस फैक्ट को। ये प्रिंसिपल्स जो है गाइड, फिलोसोफर, फ्रेंड होंगे इनके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्ट्स में। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है एक हमारे FR और DPSP के बीच में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जो जस्टिशिएबिलिटी है फंडामेंटल राइट्स का एंड नॉन जस्टिशिएबिलिटी है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का ऑन दी वन हैंड, एंड मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट टू इम्प्लीमेंट DPSP आर्टिकल 37 ऑन द अदर हैंड, हैव लेड टू अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो जस्टिशिएबिलिटी FR में आ रही है और नॉन जस्टिशिएबिलिटी DPSP में आ रही है। ठीक है, ऑन द वन हैंड, एंड मॉरल ऑब्लिगेशन स्टेट का कि उनको DPSP इम्प्लीमेंट करना है, हैव लेड टू अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू सिंस जब कमेंसमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का। इन द चंपकम दोरायराजन केस, ठीक है, 1951, दिस केस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था दैट इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन FR एंड DPSP फॉर्मर वुड प्रिवेल, मतलब कि FR फंडामेंटल राइट वुड प्रिवेल अगर दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होती है। It declared that DPSP have to conform to and run as subsidiary to the fundamental right। मतलब DPSP का काम बस फंडामेंटल राइट को कॉन्फर्म करना और इनका सब्सिडरी चलना होता है। ठीक है, बट इट ऑल्सो हेल्ड दैट द फंडामेंटल राइट कुड बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय एनैक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाओगे तो आप FR को अमेंड कर सकते हो, मतलब पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। ठीक है, एज अ रिजल्ट the parliament made the first amendment act 1951, fourth amendment act 1955 and 17th amendment act 1964 to implement some of the directives। ठीक है, तो पहला, फोर्थ और 17th ये 3 अमेंडमेंट एक्ट हुए कुछ डायरेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये जो अबव सिचुएशन है इसमें एक मेजर चेंज हुआ 1967 में फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द गोलकनाथ केस 1967। ठीक है, ये केस हुआ था 1967 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि जो पार्लियामेंट है कैन नॉट टेक अवे और अब्रिज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विच आर सैक्रोसैंट इन नेचर। इन अदर वर्ड्स, द कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अदर वर्ड्स में ये बोला गया, कोर्ट ने बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अमेंड नहीं हो सकते इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कि आप FR को इसलिए अमेंड नहीं करोगे कि आपको DPSP इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, ये आया था इस केस में। नेक्स्ट है द पार्लियामेंट रिएक्टेड टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द गोलकनाथ केस 1967। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जजमेंट दिया गोलकनाथ केस का, ठीक है, तो इस पे पार्लियामेंट का रिएक्शन आया। तो पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 एंड 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971। 24th ने डिक्लेयर किया था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अब्रिज या टेक अवे कर सकता है
एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स को बाय एनैक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इन्होंने बोला कि देखो हम ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट निकाल सकते हैं और हम फंडामेंटल राइट को अब्रिज कर सकते हैं, ठीक है, और कोई भी फंडामेंटल राइट। 25th ने एक नया आर्टिकल डाला जो कि था आर्टिकल 31C, जिसमें कुछ फॉलोइंग 2 प्रोविजंस थे। अब पहला क्या था, no law which seeks to implement the socialistic directive principles specified in article 39B and C, ठीक है, इसने बोला कोई भी लॉ, ठीक है, जो सोशलिस्टिक DPSP को पूरा करेगा, जो आर्टिकल 39B और C में लिखे गए हैं, वो वॉइड नहीं होगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्रवीन किया जा रहा है तो जो DPSP 39B और C को पूरा करेगा वो इस चीज़ के लिए वॉइड नहीं होगा, वो लॉ वॉइड नहीं होगा। कन्फर्ड बाय आर्टिकल 14 which is equality before law and equal protection of law, on article 19 protection of 6 rights in respect of speech, assembly, movement, etc., or 31 which is right to property. Then no law containing a declaration for giving effect to such policy shall be questioned in any court on the ground that it does not give effect to such a policy, ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली, कोई भी लॉ जिसमें ये डिक्लेरेशन है कि वो इफेक्ट देगा ऐसी पॉलिसी को, वो क्वेश्चन नहीं किया जाएगा किसी भी कोर्ट में इस ग्राउंड पे दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच अ पॉलिसी, कि वह ऐसी पॉलिसी को इफेक्ट नहीं दे रहा है, ठीक है, मतलब लॉ बना दिया मैंने, ठीक है, उस DPSP के चलते, और फिर वो पॉलिसी को इफेक्ट नहीं दे रहा है तो उस चीज़ को क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो प्रोविजंस थे ये निकाले गए थे 31C के द्वारा। अब उसके बाद क्या हुआ, केसर नंदा भारती केस आया 1973 में, ठीक है, ये सब 67 के जजमेंट के बाद हुआ जो गवर्नमेंट ने किया 71 में। अब 73 का जो केस आया उसमें क्या हुआ, देखो ये 71 का था जो हम पढ़ के आए हैं अभी, ठीक है। नाउ इट इज़ इन 73 कि हमारे पास केसर नंदा भारती का केस आता है। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो अबव सेकेंड प्रोविजन ना आर्टिकल 31C का सेकेंड प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया, इनवैलिड बोल दिया गया इस ग्राउंड पे कि जुडिशियल रिव्यू तो एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए आप इसको टेक अवे नहीं कर सकते। मतलब आपको लॉ बनाना है बनाओ, लेकिन आप लॉ बनाने के बाद उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये चीज़ तो आप हमारा जुडिशियल रिव्यू का फीचर छीन रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ हटा दी गई। हाउएवर अबव फर्स्ट प्रोविजन 31C का ये कॉन्स्टिट्यूशनल मान के हेल्ड कर लिया गया था और ये वैलिड माना गया था। लेटर क्या हुआ, 42nd अमेंडमेंट एक्ट होता है 1976 में, वो एक्सटेंड करता है स्कोप ऑफ द अबव फर्स्ट प्रोविजन को ऑफ द आर्टिकल 31C को बाय इंक्लूडिंग विद इन इट्स प्रोटेक्शन एनी लॉ टू इम्प्लीमेंट एनी ऑफ द DPSP एंड नॉट मेडली दो स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 39B and C। तो यहाँ पे क्या हुआ, 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है, 76 का, इसने ये स्कोप बढ़ा दिया पहले प्रोविजन का 31C का बाय इंक्लूडिंग विद इन इट्स प्रोटेक्शन एनी लॉ जो इम्प्लीमेंट करेगा DPSP को एंड नॉट मेयरली दोज जो स्पेसिफाई करे गए 39B और C में, ठीक है। इसने स्कोप बढ़ाया कि सिर्फ 39B और C वाले नहीं, कोई भी DPSP अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है लॉ से तो वो सारे ही उसमें हम 31C में इंक्लूड कर रहे हैं। अदर वर्ड्स में 42nd अमेंडमेंट अकॉर्ड करता है पोजीशन ऑफ लीगल प्राइमेसी एंड सुप्रीमेसी टू द DPSP ओवर द फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय द आर्टिकल 14, 19 एंड 31। इसमें बेसिकली ये हुआ ना कि आपने DPSP को एक बड़ा स्टेटस दे दिया एज कम्पेयर टू द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। हाउएवर जो एक्सटेंशन था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड बोल दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिनर्वा मिल्स केस में 1980 में, ठीक है। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम 1967 गोलकनाथ का केस, फिर 71 के अमेंडमेंट्स हुए, फिर 73 का केस हुआ, फिर 1980 का केस हुआ। तो इस तरीके से ये चीज़ इवॉल्व हुई है। देन but the fundamental rights conferred by article 14 and 19 were accepted as subordinate to the DPSP, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि देखो जो DPSP आर्टिकल 39B और C में आते हैं उसके सामने 14 और 19 के आर्टिकल्स को हम सबॉर्डिनेट रखेंगे DPSP के लिए। फर्दर 31 जो आर्टिकल था राइट टू प्रॉपर्टी वो ओमिट हो गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। फिर क्या हुआ, मिनर्वा मिल्स केस में 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाउंड किया गया ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन FR एंड DPSP, दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द कोर ऑफ कमिटमेंट टू सोशल रेवोल्यूशन, कि ये कोर है हमारे कमिटमेंट का सोशल रेवोल्यूशन के लिए। दे आर लाइक टू व्हील्स ऑफ अ चैरियट, वन नो लेस देन द अदर, ठीक है। देन टू गिव एब्सोल्यूट प्राइमेसी टू वन ओवर द अदर इज टू डिस्टर्ब द हार्मनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर हम प्राइमेसी दे रहे हैं एक को दूसरे पे तो हम बैलेंस जो है, हार्मनी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। This harmony and balance between the two is an essential feature of the basic structure of the constitution। ये जो harmony है, balance है दोनों के बीच में, essential feature है हमारे basic structure of constitution के लिए। जो goals हैं जो DPSP के द्वारा set किए गए हैं have to be achieved without the abrogation of the means
प्रोवाइडेड बाय दी फंडामेंटल राइट्स, के जो गोल हम डीपीएसपी के लिए सेट करते हैं उसको अचीव करने के लिए हमें एब्रोगेशन नहीं करना है ऑफ द मीन्स जो हमें फंडामेंटल राइट के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं. देयरफॉर प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इज दैट फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करते हैं सुप्रीमेसी डीपीएसपी के ऊपर. यट दिस डज नॉट मीन दैट डीपीएसपीज कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंट हो सकते हैं. Parliament can amend the fundamental rights for implementing the DPSP so long as the amendment does not damage or destroy the basic structure of the constitution. तो हमें पता है केस आनंदा भारती बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के आ गया था, ठीक है, ये जो केस था. तो यही बोला गया कि एफआर जो है वो डीपीएसपी को एक तरीके से मतलब एफआर को अमेंड करके हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपना डीपीएसपी. और जो अमेंडमेंट है मतलब आप एफआर को अमेंड करके डीपीएसपी इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर उससे डैमेज नहीं होना चाहिए. अब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की. सिंस 1950 सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो है सेंटर में और स्टेट्स में उन्होंने बहुत सारे लॉज बनाए हैं, फॉर्मुलेट किया है बहुत सारे प्रोग्राम्स को ताकि वो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर सकें. ये यहाँ पे मेंशन किए गए हैं. प्लानिंग कमीशन 1950 में आया टू टेक अप द डेवलपमेंट इन द ऑफ द कंट्री इन अ प्लान्ड मैनर. जो सक्सेसिव 5 ईयर प्लान्स थे वो एम किए गए थे सिक्योर करने के लिए सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को एंड रिड्यूस करने के लिए इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़. 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया था एक न्यू बॉडी के द्वारा जो कि थी नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स हैव पास्ड लैंड रिफॉर्म लॉज टू ब्रिंग चेंजेस अग्रगण्य सोसाइटी में टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ रूरल मासेस. तो जो मेजर्स हैं वो इंक्लूड करते हैं कि अबॉलिशन हुआ इंटरमीडिएट्स का जैसे कि ज़मींदार, जागीरदार, इनामदार एक्सेट्रा. फिर हमारे टेनेंसी रिफॉर्म्स हैं जैसे कि सिक्योरिटी of tenure, fair rents, etc., imposition of ceilings on land holdings, distribution of surplus land among the landless laborers, cooperative farming. ठीक है, ये सब चीज़ें हैं. फिर मिनिमम वेजेस एक्ट है 48 का, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है 36 का, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है 65 का, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन अबॉलिशन एक्ट है 70 का, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986. अब ये सब बस नेम्स दिए गए हैं, आपको कुछ रटना नहीं है, बस दिया हुआ है कि ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं इसमें, ठीक है. बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976 है, ट्रेड यूनियन एक्ट है 26 का, फैक्ट्रीज एक्ट 48, माइंस एक्ट 52, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 47, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 23 एंड सो ऑन हैव बीन एनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लेबर सेक्शन. ठीक है, ये सारे एक्ट लेबर सेक्शंस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे. 2006 में गवर्नमेंट ने बैन किया चाइल्ड लेबर को. 2016 में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 को रीनेम किया गया एज चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986. ठीक है, फिर यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की बात की गई 1961 एंड इक्वल रिम्यूनरेशन 76 का एक्ट था, हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन वर्कर्स. फिर बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं टू यूटिलाइज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर प्रमोटिंग द कॉमन गुड. These include nationalization of life insurance 1956, the nationalization of 14 leading commercial banks 1969, nationalization of general insurance 1971, abolition of privy purses 1971 and so on. ठीक है, फिर legal services Authorities Act 1987 has established a nationwide network to provide free and competent legal aid to the poor and to organize लोक अदालत for promoting equal justice. तो ये सारे एक्ट भी हैं हमारे. Then लोक अदालत एक स्टैट्यूटरी फोरम है जो कि कंसिलेटरी सेटलमेंट करता है लीगल डिस्प्यूट्स का. इट हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ अ सिविल कोर्ट. इसके अवार्ड्स इन्फोर्सेबल होते हैं, बाइंडिंग होते हैं पार्टीज पे एंड फाइनल होते हैं एज नो अपील लाइज बिफोर एनी कोर्ट अगेंस्ट देम. देन खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, हैंडलूम बोर्ड, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, कॉयर बोर्ड, सिल्क बोर्ड एंड सो ऑन हैव बीन सेट अप for development of cottage industries in the rural areas. Then community development program है 52 का, hill area development program है 1960 का, drop prone area program 73, minimum needs program 74, integrated rural development program 78, जवाहर रोजगार योजना 1989, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001, फिर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम 2006 and so on have been launched for raising the standard of living of people. ठीक है, ये सारे एक्ट है, इसमें कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको एक रीड मार के छोड़ सकते हो कि इम्प्लीमेंट कैसे किया गया है.
ठीक है, फिर यहाँ पे एक और एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ये इनैक्ट करे गए हैं टू सेफगार्ड द वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट रेस्पेक्टिवली. फर्दर द वाटर एंड एयर एक्ट हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल and state pollution control board which are engaged in the protection and improvement of environment. The National Forest Policy 1988 aims at the protection and conservation and development of the forest. Then there are a lot of acts still here. ठीक है, उसके बाद हमारा पार्ट इसके बाहर का जो पार्ट है वो आएगा. एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया गया है, प्रोवाइडिंग इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर इनपुट, सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरीगेशन फैसिलिटीज़. बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं टू ऑर्गेनाइज एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स. 3 टायर पंचायती राज सिस्टम विलेज, तालुका, जिला लेवल्स पे इंट्रोड्यूस किया गया है टू ट्रांसलेट इनटू गांधी जीज Gandhiji's dream of every village being a republic. 73rd Amendment Act 1992 ये enact किया गया है to provide constitutional status and protection to these panchayati raj institutions. Then seats are reserved for SCs and STs and other weaker sections in educational institutions, government services and representative bodies. The Untouchability Offences Act 1955, which was renamed as the Protection of Civil Rights Act 1976 and the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989 have been enacted to protect the SCs and STs from social injustice and exploitation. 65th Constitutional Amendment Act of 1990 established the National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribe to protect the interest of SCs and STs. Later, the 89th Constitutional Amendment Act of 2003 bifurcated this combined commission into 2 separate bodies, जिसका नाम है National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribes. Then वेरियस नेशनल लेवल कमीशन स्टैब्लिश किए गए हैं प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को. देन दीज इंक्लूड द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 93, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज 93, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 92, then National Commission for Protection of Child Rights 2007. Further, 102nd Amendment Act of 2018 conferred a constitutional status on the National Commission for Backward Classes and also enlarged its function. ठीक है, तो 102 अमेंडमेंट एक्ट था 2018 का, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को, उसके फंक्शंस को एनलार्ज कर दिया था. फिर 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया ऑर्डर्स को, जिसमें 10% रिजर्वेशन EWS को दिया गया था इन एडमिशंस टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. द बेनिफिट ऑफ दिस रिजर्वेशन कैन बी अवेल बाय द पर्सन्स जो बिलोंग करते हैं EWS को, हु आर नॉट कवर्ड अंडर एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्कीम्स ऑफ रिजर्वेशन फॉर SCs, STs एंड OBCs. This reservation was facilitated by 103rd Amendment Act of 2019. Then the Criminal Procedure Code 1973 separated the judiciary from the executive in the public services of the state. तो जो हमारा CPC था, CRPC था, उसने सेपरेट किया जुडिशरी को फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट. प्रायर टू दिस सेपरेशन जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज थी, जैसे कलेक्टर था, सब डिविजनल ऑफिसर था, तहसीलदार था एंड सो ऑन, यूज टू एक्सरसाइज द जुडिशियल पावर्स अलॉन्ग विद द ट्रेडिशनल एग्जीक्यूटिव पावर्स. तो वो जुडिशियल पावर्स भी एक्सरसाइज करते थे, ट्रेडिशनल एग्जीक्यूटिव पावर्स को भी एक्सरसाइज करते थे. आफ्टर दिस सेपरेशन जुडिशियल पावर्स वर टेकन अवे फ्रॉम दीज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज. इनसे जुडिशियल पावर्स को ले लिया गया सेपरेशन के बाद एंड वेस्टेड इन दी हैंड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट हु वर्क अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, ठीक है, जो कि स्टेट हाई कोर्ट के अंदर काम करेगा. देन एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 51 में जो था हैज़ बीन इनेक्टेड टू protect the monuments, places and objects of national importance. Then primary health centers and hospitals have been established throughout the country to improve the public health. Also special programs have been launched to eradicate widespread diseases जैसे कि malaria, TB, leprosy, AIDS, cancer, filaria, kala azar, guinea worm, yaws, Japanese encephalitis and so on, ठीक है. देन लॉज है कुछ प्रोहिबिट करने के लिए स्लॉटर ऑफ काउस को, काव्स एंड बुलक्स को इनेक्ट किए गए कुछ स्टेट्स में इनिशिएट किया गया ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स को फॉर पीपल अबव द एज ऑफ 65 ईयर्स. देन इंडिया हैज़ बीन फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड पंचशील टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. इन स्पाइट ऑफ द अबव स्टेप्स जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ने लिए हैं, DPSPs हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड फुली. अभी भी DPSP पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इफेक्टिवली नहीं हुआ है ड्यू टू सेवरल रीजन, जैसे कि इनएडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अनफेवरेबल सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, स्ट्रेन सेंटर स्टेट रिलेशन एंड सो ऑन, ठीक है, ये सारे रीजंस हैं. फिर कुछ DPSPs हैं जो पार्ट 4 के बाहर आते हैं. DPSP जो पार्ट 4 में, उसके अलावा भी कुछ डायरेक्टिव्स हैं जो अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं.
पहला है क्लेम्स ऑफ एससीज एंड एसटीज टू सर्विसेज, जो क्लेम्स हैं मेंबर्स ऑफ एससीज एंड एसटीज के वो कंसिडरेशन में लिए गए हैं, शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन कंसिस्टेंटली विद द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन मेकिंग ऑफ अपॉइंटमेंट्स टू सर्विसेज एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ द यूनियन ऑफ द स्टेट। ठीक है, बेसिकली इसमें बोला गया है कि कुछ क्लेम्स हैं, ठीक है, जो कंसिडरेशन में लिए गए हैं कि मेंटेनेंस हो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का अपॉइंटमेंट्स लेने में, सर्विसेज ऑफ पोस्ट में, इन कनेक्शन विद द अफेयर यूनियन ऑफ स्टेट का, ये आर्टिकल 335 पार्ट हमारा 16 में आता है। देन इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, इट शैल बी एंडीवर ऑफ एवरी स्टेट एंड एवरी लोकल अथॉरिटी विद इन द स्टेट कि वो प्रोवाइड करें एडुकेट फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन जो बिलोंग करते हैं टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स। ठीक है, मतलब बच्चों को एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन उनके जो मदर टंग है उसमें दिया जाए। ये आर्टिकल 350A में है इन पार्ट 17। फिर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, it shall be duty of the union to promote the spread of the Hindi language and to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो डेवलपमेंट है हिंदी लैंग्वेज का, कि ये यूनियन की ड्यूटी होनी चाहिए कि वो स्प्रेड को प्रमोट करें हिंदी लैंग्वेज के और डेवलप करें उसको, ताकि वो सर्व करे एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन सारे एलिमेंट्स ऑफ कॉम्पोजिट कल्चर के लिए इंडिया में। आर्टिकल 351 पार्ट 17। Above directives भी नॉन जस्टिशिएबल है नेचर में, हाउएवर दे आर ऑल्सो गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड अटेंशन जुडिशरी के द्वारा ऑन द ग्राउंड दैट ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रेड टुगेदर। तो जो हमारे अबव डायरेक्टिव्स हैं ये भी नॉन जस्टिशिएबल हैं और ये इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं, अटेंशन जुडिशरी के द्वारा इनको दिया गया है ऑन द ग्राउंड के सारे ही पार्ट्स को हम एक साथ रीड करें। अब यहाँ पे कुछ आर्टिकल दिए गए हैं हमारे DPSP से रिलेटेड विच वी शुड नो। आर्टिकल 36 में डेफिनेशन दिया स्टेट का, 37 में एप्लीकेशन दिया प्रिंसिपल्स का जो इस पार्ट में कंटेंट है, 38 में बोला है कि स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। 39 से इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं पॉलिसी के जो भी फॉलो होने चाहिए स्टेट के द्वारा। 39A में इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड आता है। देन 40 में ऑर्गेनाइजेशन है विलेज पंचायत का। 41 में राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस है सर्टेन केसेस में। 42 प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस, वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ का। 43 लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। 43B प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स। ठीक है, ये सब आपको रटने हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ये टेबल तो आप मान चलो बेयर मिनिमम ही याद करना ही करना है। ठीक है। 45 provision of early childhood care and education to children below the age of 6 years. 46 promotion of educational and economic interest of scheduled caste and scheduled tribe and other weaker sections. 47 duty of the state to raise the level of nutrition and the standard of living and to promote public health. 48 organization of agriculture and animal husbandry. 48A protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife. 49 protection of monuments and places and objects of national importance. 50 separation of judiciary from executive. 51 promotion of international peace and security. अब यहाँ पे एक लाइन है एक्चुअली DPSP मेंशन किए गए 38 to 51। ठीक है, आर्टिकल 36 में डेफिनेशन है स्टेट का, 37 में नेचर एंड सिग्निफिकेंस है, सॉरी आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का। ठीक है, वैसे तो 38 to 51 DPSP मेंशन, लेकिन 36 से स्टार्ट हो जाता है एक डेफिनेशन स्टेट का और 37 में नेचर और सिग्निफिकेंस DPSP का। ठीक है, ये आप रीड कर सकते हो पॉइंटर्स। चैप्टर इज ओवर। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक इट।